सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है ये तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए जब सेंटेंस में एक्शन होगा तो कौन से पता लगाएंगे, ठीक है, और सेंटेंस में अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या कौन सा बात आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह बीमार है, तो कौन बीमार है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैंने कहा वह खेलता है, तो कौन खेलता है, तो सब्जेक्ट तो पहचानना आसान हो जाएगा कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पहचानना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग ये पता लगाते हैं कि सेंटेंस में जो हम लोगों ने कहा था कि वॉइस पता लग जाएगा सब्जेक्ट से और वॉइस पता लग जाएगा वर्ब से भी, ठीक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जब सब्जेक्ट से वॉइस होगा तो वही चीज़ वर्ब से भी पता चलेगा। जैसे देखिए मैं 2 वाक्य लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और क्वेश्चन का एक एक लिखता चलूंगा और आपको प्रैक्टिस कराता चलूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने उसे बुलाया है, तो कौन बुलाया है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, या यूं कहिए कि कौन का उत्तर मौजूद है। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि यदि कौन का उत्तर मिलेगा तो सब्जेक्ट, और वो अगर कौन का उत्तर मिलेगा तो सेंटेंस किस वॉइस में माना जाएगा, एक्टिव में। और ये सेंटेंस किस वॉइस में है, एक्टिव में। अब आइए अब एक और सेंटेंस, उसे बुलाया गया है। अब मुझे बताइए उसे बुलाया गया है, किसको बुलाया गया है, ये किसे का उत्तर है ना, किसे बुलाया गया है, लेकिन बुलाया कौन है नहीं पता। तो जब कौन का उत्तर मिलता है तो एक्टिव होता है, लेकिन इस वाक्य में तो कौन का उत्तर मिला ही नहीं, तो ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में। तो चलिए हम लोग एक्टिव पैसिव पहचान गए, अब दूसरी चीज पहचानने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस किस टेंस में है, ध्यान से देखिए अच्छे से। हमें क्या करना था, 3 भाग में बांटना था ना। बुला से बुलाना हमारा एक्शन हो गया, है से प्रेजेंट हो गया, और या से परफेक्ट। मैंने बताया था ना चुका चुकी चुके, या आ ए ई ये सब रहेगा तो परफेक्ट। एक चीज दिमाग में रखिए, अगर इसकी जगह था होता तो हम लोग ये कंफ्यूजन में पड़ जाते कि ये से हम पास्ट इंडेफिनिट में रखें कि पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये दोनों में होता है, सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है। वो मैं टेंस में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। है से प्रेजेंट और या से परफेक्ट, और बुला यानी बुलाना हमारा क्या है, एक्शन है। अब मैंने आप लोग को क्या बताया था कि यदि सेंटेंस के लास्ट में एक्शन के लास्ट में क्या लगा हो, या लगा हो, ठीक, और यहाँ पे गा या जा लगा हो, गा या जा लगा हो, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, पैसिव में। यानी वर्ब में एक्शन के बाद क्या हो, एक्शन के बाद क्या लगा हो, या लगा हो, और उसके बाद उसके आगे वाले पार्ट में या तो जा लगा हो या तो गा लगा हो। जैसे बुलाया, तो बुलाया गया है, बुलाया जा चुका है, तो यहाँ पे गा या जा रहेगा और इसके पहले वाले में क्या रहेगा, या रहेगा। तो समझ जाएंगे कि वर्ब भी हमें क्या बता रहा है कि मैं पैसिव में हूँ, किसमें हूँ, पैसिव में हूँ। आज हम लोग थोड़ा एक्टिव पैसिव का डिफरेंस समझेंगे, तब मैं एक्टिव का टेंस आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके पैरेलल में आज पैसिव का टेंस भी क्या करूँगा, बताऊँगा। तब आप सेंटेंस को जब पहचान जाते हैं कि एक्टिव में है कि पैसिव में, तब आप लोग उसको आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आप लोग साथ साथ नोट भी करिए। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ पहले बात कि एक्टिव और पैसिव के वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ टाइम बताना होता है, क्या होता है, और मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन बताना। यही जो मेन वर्ब है ना, ये पैसिव में एक्टिव से डिफरेंट हो जाता है। यानी मेन वर्ब 2 भागों में टूट जाता है, बी प्लस V3, ये एक्टिव होगा और ये पैसिव होगा। अब ये बी प्लस V3 टूटेगा कैसे, तो इसको टूटने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जिस फॉर्म में है हमारा, जैसे B1 B2 B3 B4 B5, जिस फॉर्म में हमारा क्या है, मेन वर्ब है, उस फॉर्म में चलाएगा हमारा बी वर्ब, ठीक, और इस वर्ब को V3 में कर देंगे, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा टीचिंग, क्या लिखा, टीचिंग, टीचिंग एक वर्ब हो गया। अब आप इसको इसके ऊपर इसको समझने के लिए लिख लीजिए, ये टीच का क्या है, V4 है, टीच का क्या है, तो मैंने क्या कहा, जिस फॉर्म में ये वर्ब है उसी फॉर्म में हमारा क्या आ जाएगा, बी वर्ब। तो हमें इस V4 में किसको लिखना होगा, बी वर्ब को, तो बी वर्ब का V4 या किसी भी वर्ब का V4 यानी कि ING। और ये तो हो गया काम खत्म, यहाँ पे चलाया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारा वर्ब।
इसको V3 में लिख देना है। टीच का V3 क्या होता है? टॉट। इसका मतलब अगर एक्टिव में टीचिंग लिखा है तो पैसिव में बीइंग टॉट, यानी इसके आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा बी वर्ब, और ये जो एक्शन वाला पार्ट है वो किस में चला जाएगा? V3 में। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वर्ब लिखा है वो किस फॉर्म में है, उसी के अनुसार इसको क्या करना है। ठीक है, मैं एक एक करके लिखता हूँ। यदि V1 या V5 होगा, क्या होगा? यानी ये जो मेन वर्ब है V1 या V5 होगा, तो हमें बी वर्ब का V1 और V5 यूज करना होगा। तो बी वर्ब का V1 या V5 होता है इज, एम, आर, और ये जो वर्ब है ये किस में चला जाएगा? यानी यहाँ पे जो वर्ब लिखा होगा वो कहाँ चलाएगा? V3 में। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखता चलूँ तो देखिए, मैं एक एक लिखता हूँ और उसका एग्जाम्पल देते चलता हूँ। जैसे देखिए, मैंने लिखा प्ले या प्लेज, ठीक है, क्या लिखा मैंने? प्ले या प्लेज। तो ये V1 हो गया और ये क्या हो गया? अगर इसका पैसिव निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा? ये वर्ब V1 और V5 में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और प्ले या प्लेज का V3 क्या होता है? प्लेड। ठीक, यानी अगर V1 और V5 रहा तो हम लोग उसको इज, एम, आर प्लस V3 में अगर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस टेंस नहीं चेंज होगा, केवल क्या चेंज होगा? वॉइस। अब देखिए, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपको, साथ साथ हर चीज का एग्जांपल साथ साथ देते चलता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा वे लोग यहां, साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिए, वे लोग यहां क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग यहां क्या करते हैं? अब आप इसको पहले पता लगाइए, खेलते हैं कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैं से प्रेजेंट और ते से इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और कौन खेलता है? वे लोग। इसका मतलब ये सेंटेंस किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझ लूँ तो एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पता चल गया। अगर अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना हो तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगा ना, दे, और उसके बाद वर्ब प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और उसके बाद हियर। बोलिए, हमने अपने वर्ब का नॉर्मल फॉर्म यूज कर लिया, समझ में आया? अब इसको मैं पैसिव में लिखता हूं। ये सेंटेंस आप लोग देख लीजिए पहले अच्छे से। मैंने सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस में, कैसे पता लगा लिया? क्योंकि इसमें कौन का उत्तर मिल रहा था। प्लस वर्ब से भी अगर यहाँ पे होता तो खेला जाता है लिखता। मैंने बताया था ना कि वर्ब के लास्ट में आ या का प्रयोग होगा, आ, ए, ई, या इसका प्रयोग होगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो स्टेट वाला पार्ट होता है उसमें जा या गा का प्रयोग होता है। ठीक, अब बताइए, ये एक्टिव वॉइस में था, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में V1 या V5 में लिखा जाता है। अब आ जाते हैं इसका पैसिव फॉर्म। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूं। केवल मैं एग्जांपल मिटा रहा हूं, बाकी चीजें एज इट इज छोड़ दी है मैंने। अब मैंने लिखा यहां क्रिकेट, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, क्रिकेट खेला जाता है। अब जरा बताइए, यहां क्रिकेट खेला जाता है, खेलता कौन है जी? ये तो फिर अच्छा, क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन कौन खेलता है? अच्छा, खेलता होगा कौन? खिलाड़ी ही खेलते होंगे ना, लेकिन क्या मैंने इसमें कोई मेंशन किया है इनको? आपको इस वाक्य में कौन का उत्तर मिल रहा है? जरा मुझे देख कर ध्यान से बताइए। कहाँ खेला जाता है? यहाँ। क्या खेला जाता है? क्रिकेट। लेकिन कौन खेलता है? आपको इसकी जानकारी इस वाक्य में नहीं है। तो जिस वाक्य में आपको कौन की जानकारी ना मिले, कौन का उत्तर ना मिले, वो किस में माना जाएगा? पैसिव में माना जाएगा। अब बताइए, पैसिव के लिए हम लोग सब्जेक्ट किसको चुनते हैं? क्या नहीं तो किसे को। तो इसमें आपके पास क्या का उत्तर है ना, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्रिकेट। क्या लिखूंगा? क्रिकेट। अब आ जाइए, सेंटेंस किस टेंस में है से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट। और मैंने बताया था ना कि जो एक्शन होगा उसके अंत में आ या का प्रयोग होगा, और जो स्टेट होगा उसके पहले जा या गा का प्रयोग होगा। किसमें? पैसिव में। अब मुझे बताइए, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन वॉइस क्या है इसका? पैसिव। तो पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ जाइए यहाँ पे, जरा यहाँ गौर से देख के मुझे बताइए, तो एक्टिव में क्या था? V1 V5, और पैसिव में उसी को कैसे लिख रहे थे? अब लोग सोचेंगे कि इज एम आर कहाँ से आ गया, तो आप लोगों को बार बार मैं समझा रहा हूँ, B प्लस V3। ठीक, B प्लस V3 में B
पैसिव वॉइस का मेन वर्ब का काम करेगा, इसी से टेंस का निर्धारण होगा। और ये एक्टिव वॉइस में जो वर्ब हम लोग यूज करें, एक्शन समझिए ना, इस एक्शन को हम लोग इसमें V3 में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे प्ले एक्शन है ना, तो इस एक्शन को किस में लिख देंगे? V3 में। और ये जो अपनी जगह छोड़ेगा उसकी जगह कौन आ जाएगा? बी वर्ब। लेकिन फॉर्म क्या होगा? वही फॉर्म, ठीक। अब यहाँ बताइए, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? इज लगेगा ना, तो लिखेंगे इज। और हमारा एक्शन क्या है? इसका V3 क्या होगा? और उसके बाद हियर। तो आपने एक चीज देखा कि अंतर कहाँ आया? पहला अंतर तो वर्ब में आया, वो डायरेक्ट V1 और V5 में लिखा जाएगा, और ये इज एम आर प्लस V3 में लिखा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग कौन, यानी किसी व्यक्ति को रखते थे, अब वहां से हट के क्या नहीं तो किसे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, हम लोग अगर थोड़ी सी बनावट पे अगर ध्यान दें, एक्टिव और पैसिव की बनावट पे ध्यान देते हैं, कौन, तब हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ब। इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए, हु, उसके बाद वर्ब, उसके बाद व्हाट और whom, उसके बाद MPT, यही होता है ना। ये एक्टिव का है, एक्टिव का। और पैसिव में क्या होगा? व्हाट या whom यहाँ पे रहेगा, व्हाट या whom, क्योंकि हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो व्हाट या whom, इसके बाद वर्ब आएगा, और वो वर्ब किस में होगा? B प्लस V3 में होगा। यहाँ पे नॉर्मल वर्ब होगा, जबकि यहाँ पे ये वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगा? B प्लस V3 ही पैसिव की पहचान है, दिमाग में बैठा लीजिए। B प्लस V3 जहाँ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में B प्लस V3 मिल जाए, वो पैसिव में लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद वाला काम आप नॉर्मल लिखिए ना जी, MPT, बस सब। अगर आपको सब्जेक्ट दिया गया हो द्वारा में, तो उसको लास्ट में लिखेंगे, लेकिन ऐसे वाक्य हिंदी ट्रांसलेशन में जल्दी नहीं मिलते हैं। अब ये बनावट तो आप लोग समझ गए। अब चलिए, मैंने आपको V1 V5 वाला बता दिया था, मैं फिर से यहाँ लाइन से सारे वर्ब फॉर्म्स को लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा? V1 और V5 रहेगा तो इसका पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा? इज एम आर प्लस V3। अब चलिए दूसरा, अगर ये V2 रहेगा तो V2 रहेगा तो बी वर्ब का V2 क्या होता है? वॉज वर्ब। मैं अभी बी वर्ब का फॉर्म लिख देता हूँ नीचे में, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये देखिए, ये ही जो है V3 में घुस जाएगा। ये जो वर्ब है ये किस में चला आएगा? V3 में। अब आइए, अगर ऑलरेडी V3 रहेगा तो बी वर्ब का V3 क्या होता है? बीन। और इसका क्या होगा? ये V3 में ही चला रहेगा, ठीक है। अभी सबके नीचे सबका एग्जाम्पल भी एक एक लिख दूंगा। अब आ जाइए, V4 रहेगा तो बी वर्ब का V4 क्या होता है? बीइंग। और ये V4 किस में चलाएगा? V3 में। अब देखिए, 2 3 4 5 फॉर्म तो हो गए। इसके बाद आपका आता है एक 2 प्लस V1। क्या आता है? तो 2 प्लस V1 का जब हम लोग लिखेंगे तो बी वर्ब का इन्फिनिटिव होता है टू बी, और ये भी V1 चलाएगा V3 में। एक आखिरी मॉडल प्लस V1, मॉडल वर्ब होता है, ठीक। मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, यूज टू। चलिए, इसके बाद तो ये कैसे होगा? ये होगा मॉडल प्लस बी, और यहाँ पे ये वर्ब किस में चेंज हो जाएगा? V3 में। तो यानी मॉडल वर्ब, उसके बाद बी वर्ब, और तब इसके बाद V3 का यूज होगा। चलिए एक एक एग्जांपल करके दे देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पे मैंने लिखा ही था प्ले वाला, अगर प्ले या प्लेज रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे इज एम आर प्लस प्लेड। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्लेड, प्ले का V2 भी क्या होता है? प्लेड। तो ये हो जाएगा वॉज, वर और प्लेड। प्ले का V3 भी क्या होता है? प्लेड। तो ये क्या हो जाएगा? बीन, प्लेड, ठीक है। प्लेइंग, ये क्या हो जाएगा? बीइंग, प्लेड। उसके बाद टू प्ले रहेगा तो टू बी प्लेड, और मान लीजिए मैंने लिखा कैन प्ले, तो ये हो जाएगा कैन बी प्लेड।
तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर हमारा एक्टिव वर्ब फॉर्म ऐसा होगा तो उसकी जगह पैसिव वर्ब फॉर्म क्या लिखेंगे, ठीक है। और टेंस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अभी मैं टेंस वाइज भी लेके चलूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे उसको लिखेंगे। ये वर्ब का चार्ट आप लोग लिख लीजिए, ये एक्टिव पैसिव बनाने में भी काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आपको पता है कि हमारा मेन वर्ब एक्टिव में किस फॉर्म में आ रहा है तो उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, ठीक। चलिए एक आध एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, तब आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को टेंस वाइज चार्ट भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए तीनों चारों का पहले एक एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैं उसे बुला सकता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं उसे बुला सकता हूँ। तो मेरा सकता हूँ, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप ऐसे इसको बांट रहे हैं, इसमें ता है लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, सकता हूँ। बुलाता हूँ नहीं है, बुला सकता हूँ। तो ये टेंस में नहीं है, ये मॉडल वर्ब से बनेगा। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए। कौन बुला सकता है? अब ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? एक्टिव में। तो मैं क्या हो गया, आई सकता हूँ। सकता हूँ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैन। बुलाने का कॉल, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हिम, आई कैन कॉल हिम। अब जरा गौर कीजिए, क्या इसमें आपको कहीं भी बी प्लस बी थ्री मिला? नहीं मिला ना। चलिए तो बी प्लस बी थ्री करके देखते हैं। उसे बुलाया जा सकता। अब बताइए किसे बुलाया जा सकता है, लेकिन कौन बुला सकता है ये दिया गया है क्या? इस वाक्य में जब कौन का उत्तर नहीं है तो ये किस में माना जाएगा, पैसिव में। अब चलिए, एक तो सब्जेक्ट से हमने पैसिव पहचान लिया क्योंकि इसमें कौन नहीं था, वर्ब से भी पहचान लिया जाए। वर्ब के लास्ट में क्या लगा है, या, और ये जो स्टेट वाला है उसके साथ क्या लगा हुआ है, जा। तो मैंने बताया था ना, या और जा का कॉम्बिनेशन, या और गा का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो उसको किस में मानते हैं, पैसिव में। तो आप सब्जेक्ट से भी पहचान लिए और उससे भी पहचान लीजिए। अब आइए, सकता है इसमें भी है और सकता है इसमें भी है। सकता है के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, नॉर्मली कैन प्लस V1 इसमें लगाते हैं, ठीक। और इसका पैसिव होगा तो कैन तो ज्यों करते हैं लिख देंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब बताइए, मॉडल प्लस V1 किस में टूट जाएगा, कैन बी प्लस V3 में टूट जाएगा ना। अभी तो आप लोग को लास्ट में लिखवाए थे कैन प्ले का कैन बी प्लेड, यानी अगर एक्टिव में कैन प्लस V1 है तो पैसिव में कैन का कैन हो जाएगा और V1 होगा B प्लस V3। अब आइए, उसे बुलाया जा सकता है, ही। अब एक चीज़ आप लोगों को एक और समझना है कि ये ही जब वर्ब के बाद लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ था। कोई भी प्रोनाउन, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी प्रोनाउन यदि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाएंगे तो किस केस में लिखे जाएंगे, लेकिन वही प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखा जाएगा और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगा होगा तो किस केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ उसे है लेकिन फिर भी हमने क्या लिखा, ही, क्योंकि एक तो ये वर्ब के पहले लिखा जा रहा है और इसके बाद कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, और सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब से पहले और प्रीपोजिशन से पहले, ठीक। अब आइए, हमने लिखा ही। सकता है के लिए क्या लिखेंगे, कैन। अब बताइए, कैन के बाद ये पैसिव वर्ब है ना, तो कैन के बाद क्या लगाएंगे, बी, और बुलाना कॉल। कॉल का तीसरा रूप कॉल्ड। तो आई कैन कॉल हिम, ही कैन बी कॉल्ड। अगर आपको ये वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मिलता तो भी ऐसे ही बनता, हिम का ही, कैन का कैन, कॉल हो जाता बी प्लस V3, आई उधर चला जाता तो बाई मी हो जाता। तो हम लोग अभी बदलना नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ क्या सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन। चलिए एक आध टेंस पे आधारित एग्जांपल, ये तो मॉडल वाला एग्जांपल था ना। एक 2 + V1 वाला भी एग्जांपल पहले देख लीजिए, तब टेंस का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं उसे बुलाने वाला हूँ। अब ये सब ट्रांसलेशन का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब का पैटर्न क्या होता है, ये तो हम लोग सीखेंगे आगे। बस मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। कौन बुलाने वाला है, मैं। तो आई, अच्छा ये एक्टिव में है ना, क्योंकि कौन का उत्तर मिल गया, वाला हूँ, तो लगेगा एम। और क्या करने वाला हूँ, बुलाने। अच्छा, मैंने आप लोग को जब वर्ब बताना शुरू किया था शायद इसके पिछले या उसके पिछले क्लास में,
तो मैंने बताया था कि जब भी वर्ब के अंत में ना नहीं लगा हो तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, टू। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, टू कॉल, यानी वर्ब में ना नहीं लगा है तो इसलिए 2 + V1 हो गया। वाला हूँ उससे मतलब नहीं है, हूँ के लिए क्या लगा है, किसको बुलाने वाला हूँ। अब फिर से ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद आया इसलिए क्या ही है, ऑब्जेक्टिव केस। ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी समझते चलें तो क्या दिक्कत है। अब इसे बताइए, उसे बुलाया जाने वाला है, उसे बुलाया जाने वाला है, तो किसे बुलाया जाने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन बुलाएगा, नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले ही, और ही के साथ क्या लगाओगे, एम की इज। अब आइए, बुलाया, इसमें बुला के साथ क्या लगा था जी, ना लगा था ना, लेकिन यहाँ पे ना कहाँ लगा है, जाने वाला, इसके साथ ना लगा हुआ है। ठीक, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, या। तो मैंने क्या बताया था, या जा, यानी कि पैसिव। ठीक, अब इस जा के बाद ता रहा चुका रहता तो हम डायरेक्ट उसका फॉर्म लिखते, लेकिन यहाँ पे जा के बाद क्या लिखा हुआ है, यानी जो ना नेनी यहाँ रहने वाला था वो ना नेनी कहाँ चला गया, यहाँ पे। यानी कि अब हमें बी के पहले क्या लगाना है, टू। ही इज टू बी, और ये बुलाया, बुला में क्या लगा है, या, यानी कि ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ही इज टू बी कॉल्ड। जिसके साथ या लगा होगा या आ लगा होगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक, इसके बाद जा के साथ जो लगा होगा उसके अनुसार, अगर जा के साथ ता लगा होता तो इंडेफिनिट, जा के साथ रहा लगा होता तो कंटिन्यूअस, जा के साथ चुका लगा होता तो परफेक्ट। अब लेकिन यहाँ जा के साथ क्या लगा हुआ है, ने, यानी जो वर्ब के साथ ना नहीं लगता है वही व्यवहार हम लोग अब इसके साथ भी करेंगे। तो अब क्या बन गया, ही इज टू बी कॉल्ड। तो ये एक्टिव में हो गया, ये पैसिव में हो गया। और अगर मैंने अब वर्ब फॉर्म की बात करूं तो देखिए ये हो गया क्या, 2 + V1, और ये क्या हो गया, 2B + V3। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम था, ही के साथ इज हो गया, बस। तो आप जब एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत लोगों को समस्या आती है कि कैसे कुछ नहीं, आपको सोचना है, सब्जेक्ट की जगह पर ध्यान दीजिए, कौन रहेगा तो एक्टिव और कौन नहीं रहेगा तो पैसिव। तो जब कौन नहीं रहेगा तो क्या नहीं, तो किसे को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब क्या और किसे को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं, लेकिन मेन वर्ब को B + V3 में चेंज कर देंगे। यानी कि अगर V1 होने वाला होगा तो इजमर + V3, V2 होने वाला होगा तो वाजवर + V3, V3 होने वाला होगा तो बीन + V3, V4 होने वाला होगा तो बीइंग + V3, 2 + V1 होने वाला होगा तो 2B + V3, और मॉडल के बाद V1 होने वाला होगा तो उसको डायरेक्ट B + V3 लिख देंगे, मॉडल का मॉडल उतार देंगे। ठीक, तो आप लोग दो चीज पहचानना अब तक सीख चुके हैं कि सेंटेंस में टेंस कैसे पता लगाएं और उसका वॉइस कैसे पता लगाएं। और टेंस पता लग जाएगा तो वर्ब फॉर्म पता कर लेंगे, और वॉइस पता लग जाएगा तो ये पता लगा लेंगे कि एक्टिव टाइप से लिखना है कि B + V3 में लिखना है। ठीक, चलिए एक दो सवाल मैं आप लोगों को लिए लिखता हूं, आप लोग उसको बना के बताएंगे, ओरली बताइए चाहे ऐसे बताइए। चलिए केवल ऐसे ही ओरली बताते चलिए, ये सेंटेंस किस टेंस में और किस वॉइस में है। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ लिखते रहिए, घर पे भी प्रैक्टिस होगी। पहले बताइए किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। क्यों, कौन किताब खरीदेगा, मैं। कौन का उत्तर मिल गया, चलिए। और इसके अनुसार वर्ब भी देखेंगे तो या जा नहीं है ना इसमें। अब बताइए खरीदूंगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, गा, इससे क्या पता चल गया, फ्यूचर है, और फ्यूचर है लेकिन इसमें कोई रहा चुका नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए फ्यूचर का क्या है, ये इनडेफिनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप, तो जरा बताइए। सब्जेक्ट के लिए, इसके बाद वर्ब, खरीदूंगा, गा के लिए आई के साथ विल या शैल कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए, खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाई, और उसके बाद क्या खरीदूंगा, ए बुक। ठीक, तो आप जरा गौर करेंगे, विल + V1। अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म लिखूं, एक क्वेश्चन, एक किताब खरीदा जाएगा या एक किताब खरीदी जाएगी, स्पेलिंग पुलिंग बाद में, पहले ट्रांसलेशन। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। कौन खरीदेगा, नहीं पता है, क्या खरीदा जाएगा, तो कौन है इसमें, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे,
ए बुक। अब आइए, खरीदा जाएगा, आ और जा, यानी कि तो इसको लिखना है V3 में, इसको लिखना है, ठीक, और इसको लिखना है किस में, पैसिव फॉर्म में, विल बी। क्यों विल बी लिख दिए, क्योंकि फ्यूचर है, और फ्यूचर यानी कि मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, बी, और इसका V3 क्या होगा, बॉट। तो मुझे लगता है कि दूसरा स्टेप भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, नहीं सॉरी, पहला ये स्टेप था ना ये भी, और इसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से क्या पता लगा रहे थे, वॉइस। तो पहले स्टेप में हमने वर्ब और वर्ब से टेंस पता लगाया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या पता लगाया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से वॉइस, ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है क्या अभी तक? कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। अब आप लोग एक्टिव और पैसिव पहचानना सीख गए हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है। वर्ब फॉर्म भी पता चल ही गया है, ठीक। एक चार्ट बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए फाइनल, ताकि इसके बाद अब कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। ये सब मिटा रहा हूं मैं। एक्टिव, पैसिव, वर्ब, टेंस, चार्ट, ठीक है। देखिए, एक तो अपने प्रैक्टिकल तरीके से याद कर लिया, अब आप इसको रटने वाले हिसाब से कर लीजिए। एक्टिव चार्ट, यहां लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में, और इसके बाद यहां इंग्लिश में, फिर यहाँ आपका हो जाएगा पैसिव चार्ट, हिंदी में और इंग्लिश में। डायरेक्ट पुट करने के लिए देखिए, पहला ता है, ती है, जिसे समझ में आ गया वो चाहे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ गया V1 और V5। अच्छा, ये जो भी हम लोग सीख रहे हैं अभी सिंपल सेंटेंस का सीख रहे हैं, इंटरोगेटिव वगैरह का नहीं सीख रहे हैं, या निगेटिव वगैरह का, उसके लिए हम लोग आगे चल के थोड़ा बहुत जो चेंज होगा सीखेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि कौन सा टेंस है, या यूं कहिए लाइन से स्टार्ट कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट का, ठीक है। तो चार चार करके मैं बता रहा हूं, पहले प्रेजेंट का चारों, फिर पास्ट का चारों, और फिर फ्यूचर का चारों। और आप लोग को एक चीज़ बताया था ना, 1 2 3 4, 1 से इंडेफिनिट, 2 से कंटिन्यूअस, 3 से परफेक्ट, और 4 से, हाँ बिल्कुल। चलिए, इसमें इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है जी, इज, एम, आर प्लस B4। 3 नंबर पे आइए, 3 नंबर पे क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या इसके अलावा दूसरा एक और होता है ना, या है, ई है, ए है, ठीक। उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, हैज, हैव प्लस V3। हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4। ये देखिए, ये आपका एक्टिव का हो गया, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इसी का पैसिव का हम लोग देखते हैं। पैसिव में या आ जाता है। अच्छा, ता है तो आप इसमें ती है, ते हैं अंडरस्टूड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, वर्ब के लास्ट में क्या होगा, या आ, बुलाया जाता है, खेला जाता है, और जाता है, ये सब पैसिव की पहचान है। अब ता है की जगह आप ती है मान लीजिए, ते हैं मान लीजिए, ऑटोमेटिकली अब बार बार उसको लिखने की आवश्यकता न पड़े। तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, इज, एम, आर
प्लस V3 या अच्छा इसमें ई भी होता है, ई भी लिख लीजिए, नहीं तो कहेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जाता है, जाती है, या जाता है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ठीक, ए भी लगा लीजिए, ए या आ ई प्लस जा रहा है। इसमें इसका क्या होगा, वॉज सॉरी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। इसके बाद ए या आ ई, इसके बाद जा चुका है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, हैज़, हैव प्लस बीन और प्लस V3। अच्छा एक चीज़ और, नॉर्मली ग्रामर में कहा जाता है कि सारे टेंसेस का वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको वैसा सेंटेंस मिल जाए जो लगे कि पैसिव वॉइस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देता हूँ और आपको ये पता चल जाएगा, तुम्हें 1 घंटे से बुलाया जा रहा है। अगर मैं इसमें से 1 घंटे से हटा दूँ, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो किसे बुलाया जा रहा है, तुम्हें, और बुला कौन रहा है ये पता चल रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये पैसिव में है। और अगर इसी में मैंने जोड़ दिया तुम्हें 1 घंटे से बुलाया जा रहा है, इसमें भी तो सेम सिचुएशन है, केवल इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, 1 घंटे से। अब ये सेंटेंस एक तो पैसिव में है और टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको उसका भी ट्रांसलेशन तो बनाना पड़ेगा ना। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा समय प्लस से। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, समय प्लस से। जैसे तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड, और तुम्हें 1 घंटे से बुलाया जा रहा है, यू हैव बीन बीइंग कॉल्ड फॉर एन आवर, ठीक। तो इसकी बनावट कैसी होगी, इसकी बनावट होगी हैज़, हैव प्लस बीन प्लस बीइंग और तब V3, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इसको पास्ट में चेंज करना हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जहाँ है वहाँ था लगा देंगे, ठीक, और जहाँ था है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक। देखिए मैं बस आप लोगों को इसके आगे का हिंट दे देता हूँ, इसके आगे का काम आप लोग खुद कर सकते हैं। वर्ब फॉर्म आपको बताया जा चुका है, पास्ट रहेगा तो V1 और V5 की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, V2, यानी यहाँ पे V1 V5 है उसकी जगह, और यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, था, ठीक। ताहे की जगह था रहेगा, या गया, किया, गई, तो पास्ट में चला जाएगा, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, और इसी का पैसिव अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, वाज, वर प्लस V3, ठीक। अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें इज एम आर की जगह सिर्फ क्या कर देना है, वाज, वर, यानी इज एम आर की जगह हम लोग लिख देंगे वाज, वर। तब देखिए इज एम आर की जगह वाज, वर हो जाएगा, V4 ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जब पास्ट होगा तो इज एम आर की जगह वाज, वर कर देंगे, बीइंग प्लस V3 सेम हो जाएगा। हैव, हैज की जगह पास्ट में क्या लिख लेंगे, हैड, ठीक, V3 का V3 ही रह जाएगा, और इसमें भी हैज, हैव की जगह सिर्फ क्या कर देंगे, हैड, ठीक। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, प्रेजेंट से सिर्फ पास्ट में जब हम लोग बदलते हैं तो हमें 2-3 जगह ध्यान देना होता है कि V1 V5 है तो V2 लिख देंगे, ठीक। अगर इज एम आर है तो उसकी जगह वाज, वर लिख देंगे, और अगर हैव, हैज है तो उसकी जगह हैड लिख देंगे, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। तो बाकी का चार्ट आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर फ्यूचर होगा, क्या होगा, फ्यूचर होगा, देखिए मैंने ये लिख दिया आप लोगों को पास्ट, अगर इसकी जगह फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में आपको इसकी जगह क्या लिख लेना है, विल, शैल प्लस V1, ठीक। फ्यूचर में इसकी जगह आपको क्या लिखना है, विल बी, शैल बी, क्या लिखना है फ्यूचर में, विल बी, शैल बी। इसमें फ्यूचर में आपको क्या लिखना है, विल हैव, शैल हैव, बस, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप, रही बात हिंदी की, तो जहाँ है हूँ है वहाँ गागे की आ जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ट बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से इसके आगे का चार्ट बना लेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से इसको बनाइए, जहाँ है वहाँ था लगा लीजिए, पास्ट हो जाएगा, जहाँ था है वहाँ गा लगा लीजिए, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। जहाँ V1 V5 है वहाँ V2 लगा लीजिए पास्ट में, और जहाँ इज एम आर है वहाँ वाज, वर लगा लीजिए, जहाँ हैव, हैज है वहाँ हैड लगा लीजिए।
फ्यूचर में है, जहाँ विल शैल सॉरी जहाँ भी वन लिखा हुआ है वहाँ विल शैल प्लस भी वन लगा लीजिए, जहाँ इज एम आ रहे हैं वहाँ विल बी शैल भी लगा लीजिए, और जहाँ हैव हैज है वहाँ पे विल हैव और शैल हैव लगा लीजिए, फ्यूचर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों का जो है एक्टिव टेंस, पैसिव टेंस, हिंदी में, इंग्लिश में, उसका वर्ब फॉर्म अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया वो इससे ज़्यादा आसान था, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको याद कर रखना पड़ेगा। इससे बढ़िया इसके पहले वाला स्टेप याद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना रहता है, मेन वर्ब। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो मेन वर्ब जो हम लोग लिख रहे हैं उसको बी प्लस बी थ्री में लिखेंगे। और बी प्लस बी थ्री चेंज कैसे होगा, जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है उसमें बी वर्ब, और जो एक्शन होगा उसको बी थ्री में। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोगों को दो चीज़ की दिक्कत खत्म हो जाएगी, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पहचानना, फिर उसका वॉइस पहचानना, उसका टेंस पहचानना। इसके बाद ऑब्जेक्ट एमपीटी पे हम लोग चलेंगे, एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत, और एमपीटी। इसके बाद अब हम लोग ट्रांसलेशन में आ जाएंगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पे रोज़ 15-20 सवाल लिख दूंगा, आप लोग बनाएंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, टेंस पर पहचानना आ जाएगा, वॉइस पहचानना आ जाएगा, फ़र्क समझना आ जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंस, उसके बाद मैं आप लोगों को मल्टीपल क्लॉजेज जोड़ जोड़ के सेंटेंस दूंगा। मल्टीपल क्लॉजेज का मतलब उसमें कंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों का एक क्लास मैक्सिमम या मैक्सिमम 2 क्लास जाएगा एमपीटी ख़त्म होने में, क्योंकि एमपीटी में आपको प्रीपोजिशन भी समझना है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, तो 5 बजे समय है ना, तो 5 बजे के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, एट 5 o'clock, ठीक। उसी तरीके से मैंने कहा मैं सुबह में वहाँ रहता हूँ, तो सुबह में को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग लिखेंगे, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा मैं दोपहर में वहाँ पे था, तो या तो इन द आफ्टरनून बोलेंगे या एट नून बोलेंगे। अच्छा, मैं सोमवार को वहाँ जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, ऑन मंडे। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं टाइम बताने के लिए और प्लेस बताने के लिए, बस मैं एक ही बार लिखूंगा बोर्ड पे, सारे का यूज़ हल्का हल्का बता दूंगा, इसके बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन में उसका यूज़ सीखेंगे, ठीक है। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड पे कुछ लिखना है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।